दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव। और कहते हैं कि खुद से हार गया तो अलग बात है, खुद से हार गया तो अलग बात है, मगर तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो कि अपनी रफ्तार बढ़ा ले, मुसीबतों से कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि निकल पड़ा जब मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज चर्चाएं करने वाले हैं फिजिक्स के OMR अंशाल पेपर के OMR क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आपकी जो है चर्चाएं करने वाला है आज आपके साइंस के इस बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप अपने जो है बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न। और बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितने भी OMR क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूं हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ आपको बेहतरीन एक्स्ट्रा नॉलेज दें, कुछ आपको बेहतरीन एक्स्ट्रा नॉलेज दें, ठीक ना। ऐसे पढ़ाते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों को जैसे लगता है कि दीर्घोत्तरी लघुत्तरी के क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट बताते चलते अच्छे से, ठीक ना। चलिए, लिखा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा। अगर जो बच्चे चैप्टर अवतल दर्पण को पढ़े हों, दर्पण वाले चैप्टर को, अच्छी बात है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, अवतल दर्पण की चर्चा कर ले तो सबसे पहले अवतल दर्पण का ये ग्राफ इस तरह बनता है, ठीक है। क्या होता है यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में स्थितियां 6 होती हैं। मतलब सर, मतलब ये कि किसी वस्तु को 6 स्थानों पर रखा जाता है। कहां कहां मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ध्रुव, इससे कुछ दूरी पर होता है F जिसे कहते हैं फोकस, इसके बाद इससे कुछ दूरी पर सेंटर होता है जिसे कहते हैं केंद्र, और यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो बोलते हैं वस्तु अनंत पे है। उसकी दर्पण की दूरी, दर्पण से देखने पर वस्तु ये कहां दिखाई देती है, अनंत पे। अनंत से पहले आते हैं तो हुआ करता केंद्र और अनंत के बीच में दूसरी स्थिति, तीसरी सीधे केंद्र पे, चौथा केंद्र और फोकस के बीच बनता है, इसके बाद पांचवी स्थिति फोकस पर बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और छठवीं जो स्थिति होती है वह होता है फोकस और ध्रुव के बीच में। बस ना गई। तो यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच जो बनने वाला प्रतिबिंब है, यही एक ऐसा मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब होता है जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है आपका कि प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा। ये छठवीं स्थिति पाई जाती है किसी अवतल दर्पण में। किसमें? किसी अवतल दर्पण में छठवीं स्थिति मेरे प्यारे बच्चों पाई जाती है। तो करेंगे क्या, अगर थोड़ा सा मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो यहाँ पे स्थिति ये होती है कि ये ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे, और ये पीछे ऐसे जाता है, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाते हैं और यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे पीछे लग जाते हैं, तो यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब ऐसे बनता है। तो जो ये प्रतिबिंब बनता है यह स्थिति नंबर छठवीं है। और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो आभासी। आभासी का अर्थ है कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी सीधा कर आप देख पा रहे हो, ऊपर बना हुआ है तो सीधे, यही नीचे रहता तो कहते हैं उल्टा बना हुआ है। तो आपका उत्तर होगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु इतना छोटा है उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, पहला करा मुख्य फोकस हुआ करता केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस हुआ करता केंद्र के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में ये कह रहा है। दूसरा करा हुआ करता केंद्र पर, यानी ये कह रहा है। तीसरा करा हुआ करता केंद्र से परे, यानी उससे भी पीछे कह रहा है। फिर चौथा दिया है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो आप देख पा रहे होंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चों चौथा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा
चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपका आंसर होगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के अगर बीच है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं अगले आपके प्रश्न की मेरे प्यारे बच्चों। और अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी किसी भी शब्दकोश यानी किसी डायरी में यदि आपको पढ़ना है उसके अक्षरों को, अक्षर डायरी में छोटे छोटे शब्दों में लिखी गई हैं, अगर उन्हें पढ़ना है आपको तो आप किस जैवकारा लेंस का प्रयोग करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा? क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, दूसरा दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसका मैं आपको आंसर पहले ये दे दूं कि आपको छोटी डायरी में स्पष्ट बड़ा दिखने के लिए, जिसको बोल सकते हैं बड़ा दिखना, स्पष्ट बड़ा दिखने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी उत्तल लेंस की। किस लेंस की? उत्तल लेंस की। और यदि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो आपको जो वस्तु है वह 100% क्या होती है, थोड़ा बड़ा दिखाई देगी। उसमें सबसे मैं आपको बेहतरीन खूबी बता दूं कि किसी भी उत्तल दर्पण की बात समझ आई, पहले ये समझिएगा धैर्यता से कॉन्सेप्ट एक एक ही आपको आना चाहिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है उनके बने जो प्रतिबिंब होते हैं वो बहुत अधिक बड़े होते हैं। ठीक है, अब बहुत अधिक बड़े होते हैं, बड़े होने का संदर्भ यह है कि उससे हमको छोटी से छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। बस में आ गई? अब उसमें मेन बात समझिएगा, क्या कि यदि कोई भी लेंस की जो फोकस दूरी है, खासकर उत्तल लेंस की चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस में यदि फोकस दूरी जितना ही छोटा है वह उतना ही बड़ा अक्षर दिखाने का कार्य कर सकता है। यानी आप बताएंगे कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर होती है, तो फोकस दूरी जितना ही कम होगा लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगी। बस में आ गया? तो मैंने क्या कहा, छोटी से छोटी अक्षर को पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे उत्तल लेंस का कि वो बड़ा दिखे, और वो बड़ा दिखेगा तो उसके लिए भी ध्यान दिएगा, लेंस की फोकस जितना ही कम है उतना ही वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखें तो दिया है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो ये आपका सही हो सकता है क्योंकि कितने का है? 50 सेमी का। आगे अगर 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये गलत होगा। तीसरा है 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब देखिए ऊपर 50 सेमी था और नीचे आपका 5 सेमी है, उसके लिए दिया 5 सेमी की अवतल दर्पण का अवतल होगा नहीं। ऑप्शन 2 है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करे कि 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अभी मैंने आपको समझाया कि जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी जो क्षमता होती है वह उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि P = 1/f होता है। F का मान घटाएंगे तो वैसे वैसे आराम से P का मान बढ़ेगा, P का मान बढ़ेगा, लेंस की क्षमता बढ़ेगी, यानी वस्तु और स्पष्ट दिखाई देगी। बस में आ गया? तो यहां से आप क्या सोच के बताएंगे? यहां से बताएंगे सर ऑप्शन अगर कहीं बेहतरीन सही होगा तो हमारा ये तीसरा वाला कि 5 सेमी फोकस दूरी का अगर एक उत्तल लेंस है, कितने का? 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, तो उससे हमें किसी भी शब्दकोश को पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। क्लियर? चलिए, आई होप दैट आप एकदम 100% बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद चर्चाएं करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की। कह रहा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है। तुरंत आप जानते हैं
उत्तल लेंस की चाहे उत्तल दर्पण की फोकस हमेशा प्लस में होती है। किस में होती है? प्लस में। तो किसकी माइनस में होती है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक उसी का विपरीत, यानी अवतल लेंस की या अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह किस में ली जाती है? माइनस में। तो यहां पे दिया आपका क्या है? दर्पण तथा लेंस संभवतः है, करा दर्पण तथा लेंस संभवतः है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप जानते हैं कि दोनों अवतल होंगे, यानी दर्पण का भी अवतल दर्पण की फोकस माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस माइनस में और अवतल लेंस की भी फोकस माइनस में होती है। इसलिए ऑप्शन आप आंख मूंद के मारेंगे कि दोनों अवतल होंगे जिनकी फोकस दूरी -15 सेमी होगी। क्लियर? ये बातें आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस में फोकस प्लस में होता है जबकि अवतल लेंस में फोकस माइनस में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा दोनों अवतल होंगे, दोनों अवतल होंगे। चलिए सवाल नंबर 4 आपका कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। क्लियर? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। पहला क्वेश्चन दिया है कार्निया। मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन यहां देख पा रहे होंगे, नाम दिया है पहला कार्निया, और दूसरा क्वेश्चन दिया है परितारिका, तीसरा दिया आपका पुतली और चौथा दिया है आपका दृष्टि पटल। क्लियर? मेरी बातों को केवल ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये लगभग हर एक बच्चे को याद होगा। यहां इन चारों ऑप्शनों में से भी नाम यहाँ रेटिना है, लेकिन थोड़ा सा उसका नाम विपरीत, यानी विपरीत का अर्थ उसका दूसरा नाम दिया हुआ, ये कह सकते हैं आप। बस में आ गई? तो दूसरा नाम का क्या अर्थ है? कार्निया आंख की भाग है, परितारिका भी आंख की भाग है, पुतली भी आंख की भाग है। जो दृष्टि पटल मेरे प्यारे बच्चों दिया है, इसी दृष्टि पटल को आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं क्या? कहते हैं कि यह क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना। इसी को पर्दा भी कहते हैं। तो आपसे आपके क्वेश्चन का दिया गया करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि रेटिना पर बनता है। क्या बनता है रेटिना पर? मेरे प्यारे बच्चों रेटिना पर हमारे मानव नेत्र से जो दिखता है वस्तु, उन वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है जिसका दूसरा नाम आप क्या जाने सर? दूसरा नाम है दृष्टि पटल या पर्दा भी उसे कहते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अब चर्चा करते हैं अगले आपके मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, कुछ विद्युत से कुछ जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन कुछ कटे हुए हैं। ठीक है, चलिए देख पा रहे होंगे आप लोग। आपका सवाल नंबर 5 थोड़ा सा शानदार है। लिखा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ कामा लंबाई तथा व्यास समान है। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो कह रहा है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर? सवाल थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी आप घबराएंगे नहीं, मैं समझाने की भरपूर आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए कह रहा है दो चालक तार है जिनके पदार्थ लंबाई यानी कापर का तार है, कापर की लंबाई 4 मीटर, उस कापर की लंबाई 4 मीटर, व्यास 8 मीटर, तो व्यास भी 8 मीटर का रहा है, मान लेंगे आप। बस अंतर क्या है? तो कह रहा है कि दो चालक तार है और उनमें बता रहा है आपसे किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर क्या आपका पार्श्व क्रम में ना, दो है। तो क्या करेंगे आप? आराम से धैर्यता से लीजिएगा कि मान लीजिएगा कोई लगी हुई एक फर्स्ट क्लास की क्या आपकी बैटरी है, उसमें दो प्रतिरोध लगे हुए हैं और दो प्रतिरोध जब पता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो मान लीजिएगा ये भी आपका आर है और ये भी आपका आर है। ठीक है, और इसमें बहने वाली जो धारा है उसको मान लीजिए क्या? आई।
इसके बहने वाली धारा को आप मान लीजिएगा क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आई है। इसी के विपरीत देख लीजिए ध्यान से, लिखा है कि जो है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, फिर करा आपसे क्वेश्चन कि पार्श्व क्रम यानी किसमें, समांतर क्रम में। चलिए डोंट वरी, समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। ये आपका बैटरी लगी है, आपका जो ऐसे करके यहाँ से ऐसे, एक आप ऐसे कर देंगे ऊपर से कर देंगे, और मेरे प्यारे बच्चों एक आप कर दीजिएगा सिंपल ऐसे नीचे से। तो ये आपका ऊपर भी आर, ये ऊपर भी आर, यहां से बहेगा मान लीजिए आपका I1 हो गया, और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों I2। ठीक है, वोल्टेज वही है, बोला आपसे सब समान है, व्यास समान है, लंबाई समान है, पदार्थ भी समान है। और यहां से लॉजिक क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर प्रतिरोध की बात कर ले तो आर तुल्य, अरे तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तो जानते हैं श्रेणी क्रम में है तो मेरा तुल्य जो प्रतिरोध होगा, तुल्य क्या होगा, प्रतिरोध R बराबर, यहाँ कहेंगे सिंपल आपका सही 1R प्लस 1R, यानी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2R आएगा। कितना आएगा, 2R। जब इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तब पता है लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1 कितना आपका R। अब यहाँ से 1/R इक्वल टू क्या आएगा, R प्लस R 1 प्लस 1, यानी मेरे प्यारे बच्चों आएगा 2/R, या लिखेंगे आप R इक्वल टू, चाहे R डैश कर लीजिए, R डैश इक्वल टू R और बटा में नीचे आएगा क्या आपका 2। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ने में प्रतिरोध ये आ रहा है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने में प्रतिरोध आपका ये आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका करा, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए, ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए ना। चलिए एकदम आराम से निकाल लीजिए ऊष्मा का अनुपात। सर पहले वाले इसमें कहेंगे H1 बराबर, इसमें ऊष्मा क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों जानते हो तो अच्छी बात है, H1 इक्वल टू V²/R इंटू आपका T के। कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, बोला आपसे, मान लीजिए इसमें भी टी सेकंड लगता है, इसमें क्या लगता है टी सेकंड, समय समान लगाएंगे हम लोग को। तो यहां से लिखेंगे आप H1 इक्वल टू वोल्टेज, दोनों की बैटरी भी समान है, तो सिंपल V²/R को हटा के यहाँ प्रतिरोध लगा 2R और गुणे मेरे प्यारे बच्चों T। यहां अगर देखते हैं तो H2 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही फॉर्मूला V²/R गुणे आपका T, यानी H2 इक्वल टू V²/R को हटा के R और बटा में क्या लिखेंगे 2 और गुणे आपका T के। तो यहां से आपका 2 भाग के ऊपर जाएगा, जब 2 भाग के मेरे प्यारे बच्चे ऊपर जाएगा तो H2 बराबर 2V²/R और गुणे क्या होगा T। क्लियर, आपसे क्वेश्चन पूछा था अनुपात बताइए, क्या बताइए, अनुपात। अनुपात का अर्थ हो गया कि H1 बटा मेरे प्यारे बच्चों H2 बराबर क्या लिखेंगे आप, ऊपर से V²/2R और गुणे T अपान में, नीचे से 2V²/R और गुणे आपका T के। अब यहां से T से T क्या होगा, कैंसिल। अब V²/2R, यहां से V² कैंसिल और R से R कैंसिल, यानी आएगा H1 बटा में क्या आपका H2 बराबर 1/2 × 4, यानी रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 1:4 किसका, 4 का। किसका आएगा, 1:4 का। ऑप्शन में अगर ध्यानता से आप देखें कि 1:4 कहां दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है, कि इनकी ऊष्माओं का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 1:4। क्लियर, आई होप दैट आपको ये सवाल ऐसा दिख पा रहा होगा। ये सवाल 100% हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह का सवाल आ सकता है। आप आराम से शीघ्रता से इस सवाल को अपने कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा है कि लघुपतन के समय, लघुपतन को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट का मेरे प्यारे बच्चों अर्थ होता है कि हम लोग भोजपुरी भाषा में कहते हैं कहीं तार फाल्ट हो गया है। अब तार के फाल्ट होने का अर्थ होता है कि जब लाइन ज्यादा जाती है जिसके वजह से धारा में प्रवाह होता है, जहां अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जहां तार कमजोर होता है वहां से आप लोग कहते हैं सुनुग जाता है, और सुनुगने या जलने को हम कहते हैं कि हमारा शॉर्ट सर्किट है। क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, अभी मैंने बताया कि विद्युत धारा का मान परिपथ में क्या होगा, ऑप्शन ये बहुत कम हो जाता है। जब बहुत कम होगा तो लघुपतन होगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट होगा नहीं।
परिवर्तित नहीं होता है, बिना परिवर्तित हुए शॉर्ट सर्किट होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ये तीसरा वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में जो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? तब बताएंगे बहुत अधिक बढ़ जाता है। बस में आ गया? ये आपका होगा। कह रहा है निरंतर परिवर्तन होता है, तो मैंने बताया निरंतर परिवर्तन का मतलब नहीं है, यहाँ अगर बहुत बढ़ जाता है तभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब कह रहा है विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा को क्या करने वाली मेरे प्यारे बच्चों, तो दिया है विद्युत धारा को मेरे प्यारे बच्चों उत्पन्न करने वाली युक्ति। विद्युत धारा यानी लाइन बनाती है। अब लाइन बनाती है, अब जानते हैं कौन लाइन बनाती है? लाइन बनाने में पहला दिया आपका जनित्र, और जनित्र का अर्थ होता है जनरेटर। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट सही है, क्यों जानते हैं हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में जनरेटर ही आता है, डीजे बजते हैं तो उनमें जनरेटर से ही लाइन दी जाती है तभी डीजे बजता है ना। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न कराने के लिए हम जो युक्ति यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनित्र। दूसरा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से मेरे प्यारे बच्चों धारा की माप की जाती है। जैसे ये पता कर पाते हैं चाहे चुंबकीय क्षेत्र है उसको ये पता कर पाते हैं कि इनमें धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं। अगला दिया है एक अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा की मापन की जाती है, कितना आ रहा है इसमें। इसके बाद मोटर दिया है। मोटर जानते हैं यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए पहला आपका ऑप्शन क्या होगा? 7वें का पहला ऑप्शन सही है कि जनित्र ही एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करने का कार्य करती है। क्लियर? चलिए अब आते हैं उपभाग नंबर 2 केमिस्ट्री में। पहला क्वेश्चन दिया है कि जो एंटीमनी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एंटीमनी है। एंटीमनी कह रहा है बताइए क्या है? धातु है, अधातु है, उपर धातु है, मिश्र धातु है। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमारे पूरे आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या 91। 91 में से लगभग 90 91 ऐसे टोटल तत्व 118 है ना, तो टोटल तत्व 118। अब 118 में से 90 92 धातु हैं और एकदम फिक्स 7 आपके उप धातु हैं, और बचे आपके जितने भी 18 19 20 हैं वो सारे आपके पास क्या होंगे? अधातु। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एंटीमनी है, एंटीमनी एक प्रकार की उपधातु है। एंटीमनी एक प्रकार की उपधातु है, क्योंकि 7 जो उपधातु पाए जाते हैं उन 7 उपधातुओं में एंटीमनी भी एक आता है, इसलिए आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, एंटीमनी एक उपधातु है। चलिए अगला दिया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। मेरे प्यारे बच्चों PbNO3 का ट्वाइस, यहाँ दिया है PbNO2 का ट्वाइस PbO। तो इसमें सही और करेक्ट आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों पहला होगा। क्या? कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 होता है। क्या होता है? PbNO3। चलिए आगे अगला कहा निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहला दिया आपको, पहला दिया C2H कितना 6। और C2H6 का अर्थ है कि 2 हो गया ये, और ये 2 और गुणे यहां से मेरे प्यारे बच्चों 2 तिहाई 6 किया है। यानी आप जानते हैं कि किसमें पूछा आपसे? असंतृप्त में। और असंतृप्त का अर्थ है या तो डबल बॉन्ड आए और या तो कौन सा है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आने का, सिंगल बॉन्ड आने का अर्थ है कि ये आप जानते हैं सामान्य एल्केन श्रेणी के लिए सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस कितना 2। तो यहाँ पे C यहाँ पे अगर रखते हैं 2 तो H 2 गुणे 2 प्लस 2 यानी C2H 2 दूना के 4 2 6, यानी ये पक्का एल्केन में आएगा। किसमें आएगा? एल्केन श्रेणी में। आगे आता है नाम आपका C2H4। अब ये C2H4 मेरे हिसाब से कहने के लग रहा है यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह कार्बन और आगे मेरे प्यारे बच्चों कार्बन के भी डबल बॉन्ड, ऊपर H नीचे H, यहाँ भी H यहाँ भी H, यही आपको दिख रहा है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है।
आगे CH4, अब जानते हैं CH4 हमारा होगा C1H2n प्लस 2 यानी C1H2 गुणे 1 प्लस 2 यानी C1H 2 दूना के 4। तो CH4 जो होगा वो अभी एल्केन में ही आएगा। किसमें आएगा? एल्केन में ही। लास्ट है C3, तो 3 3 दूना के 6 में 2 जोड़ेंगे 8, ये भी एल्केन में आएगा, ये भी आपका एल्केन में आएगा या संतृप्त में आएगा। लेकिन ये C2H4 जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह आपके असंतृप्त में आने वाला क्या है? यौगिक है। क्यों? मैंने समझाया क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बांड? डबल बांड लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह करेक्ट इस क्वेश्चन का दिया गया आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब कर रहा है अगला क्वेश्चन आपका। यह बोल रहा है आपसे कि बताइए प्रोपेनल, प्रोपेनल, नल या नेल, ज्यादा अंतर नहीं है। नेल यानी एल, एल का अर्थ है एल्डिहाइड, एल का अर्थ है एल्डिहाइड, जिसमें CH होता है वही एल्डिहाइड होता है। तो प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह क्या होगा? आप जानते हैं COOH कार्बोक्सिलिक समूह में आता है, OH जोड़ते हैं, OH है एल्कोहल R जोड़ते हैं, CO कीटोन ओन जोड़ते हैं, CHO हो तो L एल्डिहाइड या L या नल नल कर लेते हैं। इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो बताएंगे सही प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह क्या होगा? आपका CHO। क्या होगा? प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह CHO होगा। ठीक, चलिए आगे। अगला दिया है कि एस्टिक अम्ल का यूपीएससी नाम। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, ये फेमस क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। साधारण नाम दिया है एस्टिक अम्ल, और एस्टिक अम्ल का यूपीएससी नाम बताएंगे आप कि सर ए से एस्टिक, ए से एथेनोइक, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। तो बताएंगे कि एस्टिक अम्ल का यूपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? MCl2 है। और MCl2 होने का क्या अर्थ है कि यहाँ पे कोई भी जो M यानी धातु रखा गया है उस पे घात कितना है? 2, जिसकी वजह से 2 भाग के इसके नीचे गया है, 2 भाग के इसके नीचे गया है, तभी कि क्लोरीन पे घात होता है। तो एक इसके नीचे और 2 इसके नीचे, समझ जाएगा ये M माने मेटल, मेटल माने धातु। अब कौन सा धातु है आपने समझ गया कि कोई भी धातु उस पे घात कितना होगा? 2, जिसके बदौलत ये भाग के कहां गया है? नीचे। तो कह रहा है आपसे कि तो उसके ऑक्साइड, ऑक्साइड का अर्थ है ऑक्सीजन, ऑक्साइड का अर्थ है कि ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। तो मान लीजिए M के स्थान पे जो 2 घातों में पड़ा था मैग्नीशियम को, किसको? मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गिराएंगे तो क्या मिलेगा? आपको पता है इस पे भी होता है -2 और इस पे कौन सी? प्लस में 2। तो ये बनेगा Mg2 और O2, 2 से 2 कैंसिल, ही बनेगा Mg और केवल आपका O। इस Mg को कहेंगे धातु है, और धातु का अर्थ है M और ऑक्सीजन का अर्थ है सिंपल O, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? MO। या M को धातु से रिलेट आप नहीं करेंगे तो क्या हो गया? तो आप बताएंगे सही MO जो होगा इसके ऑक्साइड का एक बेहतरीन सूत्र होगा। क्लियर? बेसिक चीजें हैं, ये आपको कोशिश करके ट्राई मारेंगे तो 100% ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना? चलिए अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले दिए गए आपके जो है उपभाग नंबर 3 के, जो कि बायो से दिए गए एक शानदार क्वेश्चन है सब। क्लियर? चलिए पहला कह रहा है वृक्कों का कार्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हो सकता है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन इतनी बेहतरीन तरीके से बोल के समझा पा रहा हूं, दिखा पा रहा हूं कि यहाँ कौन चीज क्या है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। तो देख पा रहे हैं, लिखा है कि वृक्कों का कार्य होता है। पहला ऑप्शन श्वसन करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृक्क होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, वृक्क को सिंपल भाषा में किडनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। अब किडनी के कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कार्य श्वसन में, जानते हैं सांस लेने के लिए फेफड़ा हृदय जिम्मेदार है। प्रजनन करने के लिए आप जानते हैं हमारा जो है लैंगिक जनन, जो जनन अंग होता है वो जिम्मेदार है। उत्सर्जन, इसके बाद यह पाचन, पाचन में जानते हैं आमाशय, अंगनाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पाचन में जिम्मेदार है। तो उत्सर्जन का अर्थ है कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का निकालना, जैसे मूत्र का बाहर निकलना, मल का बाहर निकलना, और ये सब निकल कहीं पाता है, किसी के सहायता से निकल पाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा किसके द्वारा? किडनी के, वृक्कों के द्वारा। इसलिए आप बताएंगे कि वृक्कों का कार्य होता है क्या करना? उत्सर्जन। बस में आ गया?
वृक्कों का क्या कार्य है? उत्सर्जन करना। ये कार्य होता है किनका? वृक्कों का। इसके बाद अगला दिया है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों? दिया है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पहला क्या दिया है? पुदीना में, दूसरा आलू में, तीसरा बायोफिल्म में, और करा इन सभी में। तो यहाँ पे कलियां का अर्थ में मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि कलियों का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो दिया आपका पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो आप बताएंगे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे बायोफिल्म। बायोफिल्म इनमें खूबी होती है कि ये पत्तियों पर कलियां विकसित करने का काम करते हैं। अगला दिया है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो आप जानते हैं कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है कि यह आनुवंशिक के जनक माने जाते हैं। अगला करा दो डीएनए जंतु आपस में जुड़े होते हैं। किनके द्वारा? कोई पूछता आपसे कि किनके द्वारा जुड़े होते हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे दो डीएनए जंतु आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडियम बंध द्वारा। यह आपको याद करना पड़ेगा, डीएनए में आता है, क्लास 9 में पढ़े होंगे। ग्लाइकोसिडियम बंध द्वारा जो पाया जाने वाला डीएनए तंतु है वह आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। किनके सहायता से? ग्लाइकोसिडियम बंध द्वारा। ठीक ना? चलिए अगला आता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो आप जानते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा का होता है। किनका होता है? हाइड्रा का मुकुलन द्वारा प्रजनन पाया जाता है। अगला दिया मेरे प्यारे बच्चों कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? अभी मैंने चर्चा किया था ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। यहाँ भी क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। पहला ऑप्शन मीठी मटर, दूसरा उद्यान मटर, तीसरा सरसों, और चौथा दिया आपका क्या? गुड़हल। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ आपको न तो गुड़हल हो सकता है और न ही आपका सरसों हो सकता है। आपका दो ही होगा, या तो मीठी मटर का या उद्यान किस चीज का? मटर का। तो इन्हीं दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा, या तो ये हो जाए या तो कौन सा? ये। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो उद्यान मटर दिया हुआ है यही आपका करेक्ट क्या होगा? आंसर कि उद्यान मटर के द्वारा मेंडल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? क्या क्वेश्चन है आपका? कह रहा है कि आप लोग का कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन दिया अंडाशय। मेरे प्यारे बच्चों मादा जनन अंग में अंडाशय पाया जाता है। दूसरा करा गर्भाशय। आप भी जानते हैं गर्भाशय 100% पाया जाता है। तीसरा दिया है शुक्रवाहिका और दिया है डिंबवाहिनी। तो डिंबवाहिनी को मेरे प्यारे बच्चों अंडवाहिनी भी कहते हैं। तो ये डिंबवाहिनी जो होती है चाहे अंडवाहिनी, ये एक मादा जनन तंत्र में पाया जाता है और उसी डिंबवाहिनी यानी अंडवाहिनी का विपरीत होता है जिसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। और यह जो मेरे प्यारे बच्चे शुक्रवाहिनी लिखा हुआ है, यह शुक्रवाहिनी हमारे नर जनन तंत्र में पाया जाता है। और यहाँ आपसे क्वेश्चन कहा था कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि शुक्रवाहिनी एक ऐसा भाग है जो किसमें? सामान्य मेरे दोस्तों नर जनन तंत्र में पाया जाता है। इसलिए यहां लिखा है कि मादा जनन तंत्र, इसलिए ऑप्शन जो सी होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये आपके 20 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं। अब बाकी इसके अति लघुत्तरी चाहे लघुत्तरी या द्विगुत्तरी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी चर्चाएं हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे अब वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।